नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कबीर जुडिशियल क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पीनल कोड के 50 ऑन स्क्रीन बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आगामी यूपी एपीओ और साथ में जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये 50 क्वेश्चंस बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शंस 1 से लेकर के सेक्शन 115 तक के, यानी कि अबेटमेंट तक के जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सबको बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि भारतीय दंड संहिता से कम 3 इंपॉर्टेंट वीडियोज हम आपके सामने लेके आए। पहले वीडियोज में हम अबेटमेंट तक के क्वेश्चंस लेके आए हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं आगे सेक्शंस के, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। A who is a citizen of India commits murder in Uganda. He is arrested in Delhi. He can be tried and convicted of murder. यानी कि A जो कि भारतीय मूल का व्यक्ति है वह मर्डर कमिट करता है कहाँ पर? तो वो मर्डर कमिट करता है युगांडा में और वो अरेस्ट किया जाता है दिल्ली में। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, वो कहाँ पर मर्डर के लिए उसका ट्रायल और कन्विक्शन कहाँ पर किया जा सकेगा? ऑप्शन नंबर 1 ओनली इन युगांडा, ऑप्शन 2 ओनली इन दैट कंट्री ऑफ विच ही इज डिसीज्ड वाज सिटीजन, ऑप्शन 3 इन एनी वन ऑफ द एबव एंड ऑप्शन 4 इन दिल्ली। तो बेसिकली ये सेक्शन आपका भारतीय दंड संहिता का सेक्शन नंबर 4 सिलेक्ट करता है। सेक्शन नंबर 4 कहता है कि एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज यानी कि भारत के प्रादेशिक यानी भारत के बाहर जो ऑफेंसेस कमिट किए जाएंगे वहां पर इस एक्ट का क्या इफेक्ट होगा, ये आपका सेक्शन 4 कहता है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा? ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन दिल्ली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली डील करता है सेक्शन 4 के द्वारा। सेक्शन 4 हमारा क्या डील करता है? एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेज, यानी कि भारत के बाहर अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है कोई व्यक्ति तो वह यह कोड वहां पर कैसे अप्लाई होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए डिस्कस करते हैं। जब आईपीएससी के हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो साथ में जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आईपीएससी के, कि आईपीएससी में कितने सेक्शंस हैं, इसमें कितने चैप्टर हैं और आईपीसी की ड्राफ्टिंग किस अंग्रेज अधिकारी ने की है, साथ में लॉ कमीशन का उस समय चेयरमैन कौन था, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आईपीसी में कितनी धाराएं हैं। तो सबसे पहले आपको नोट करना चाहिए कि आईपीसी में 511 धाराएं दी गई हैं। 511 धाराएं हैं और इसमें 23 चैप्टर में आपका 511 धाराएं को डिवाइड किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट आप अगर याद हो 2019 का जो जुडिशरी का एग्जाम हुआ था बिहार में, तो सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पहले लॉ कमीशन का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया था? पहले लॉ कमीशन का चेयरमैन यानी कि लॉ कमीशन जो चेयरमैन था उसको लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया था और इन्हीं के सिफारिश पे, यानी कि जो इंडियन पीनल कोड है इसकी ड्राफ्टिंग किसने की है? तो लॉर्ड मैकाले ने ही इंडियन पीनल कोड की ड्राफ्टिंग की है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इंडियन पिनल कोड में कितनी धाराएं हैं। तो इसमें 511 धाराएं हैं, 23 चैप्टर हैं और इंडियन पिनल कोड की ड्राफ्टिंग किसने की है? तो लॉर्ड मैकाले ने की है और ये पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। जो दिल्ली में उसको ट्रायल किया जाएगा, उसको कन्विक्ट भी किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 केम इनटू फोर्स। बेसिकली ये आपका जो सेक्शन है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका यूपी पीसीएस जे 2018 का सवाल है। ये यूपी पीसीएस जे, ठीक है, लास्ट टाइम जुडिशरी में ये सवाल सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 केम इनटू फोर्स फ्रॉम, यानी कि 2018 का जो अमेंडमेंट है वो किस स्टेट से इन्फोर्सेबल है? 11 अगस्त 2018, 21 अप्रैल 2018, ऑप्शन 3 1 सितंबर 2018 एंड ऑप्शन 4 1 जुलाई 2018। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 21 जुलाई 2018 से आपका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 आपका इन्फोर्समेंट डेट इसकी यही है।
देखिए, अगर इसके पहले के अगर आपने वीडियो हमारे देखे हो तो हम हर वीडियोस में जितने सब्जेक्ट से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जिस डेट को वो एक्ट इन्फोर्समेंट होता उस डेट को हम उसका डेट लिख देते हैं, और साथ में अगर कोई अमेंडमेंट किया गया होता तो उसका भी डेट हम लिख देते हैं। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है वो आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि मतलब किस डेट से बेसिकली ये एक्ट इन्फोर्सेबल हुआ है, बल्कि पूछने का जो ट्रेंड हो गया है वो हो गया है कि जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उस एक्ट में, जैसे आईपीसी में हो गया, सीआरपीसी में हो गया, एविडेंस में हो गया, तो जो अमेंडमेंट की डेट है वहां से अब सीधा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये जो डेट अमेंडमेंट है वो किस डेट से इन्फोर्सेबल है। तो आपको ये जो अमेंडमेंट के जो डेट हैं ये आपको बहुत ही केयरफुल्ली याद रखना है, और आपको अपने नोटबुक में भी इसको याद लिख के रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम के पहले क्विक रिविजन के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 केम इनटू फोर्स फ्रॉम, यानी कि 21 अप्रैल 2018 से ये आपका इन्फोर्सेबल है। तो चलिए एक और इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि 2013 का जो अमेंडमेंट हुआ था वो किस डेट से इन्फोर्सेबल है। तो आप सभी लोग लिख लीजिए 3 फरवरी 2013 से ये इन्फोर्सेबल है। 2018 का 21 अप्रैल 2018 से इन्फोर्सेबल है, और 2013 का जो अमेंडमेंट है वो 3 फरवरी 2013 से इन्फोर्समेंट है। बाकी आपका जो आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता का जो फर्स्ट, यानी कि जब ये एक्ट बना था उस समय जब कोडिफाइड हुआ था, तो वो किस डेट से इन्फोर्सेबल है। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनना, चूंकि अब बहुत सारे बच्चे हैं वो आपको बताएंगे कि 6 अक्टूबर 1860 से आपका आईपीसी इन्फोर्सेबल है। लेकिन आपको अगर ऑप्शन में अगर कोई दूसरा ऑप्शन, जैसे बेसिकली जो इंडियन पिनल कोड है वो 6 अक्टूबर 1860 को इसको जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उसकी एसेंट 6 अक्टूबर 1860 को मिली थी, ठीक है। लेकिन इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो आपका 6 अक्टूबर 1860 नहीं, बल्कि आपका है ये 1 जनवरी 1862 से है। 1 जनवरी 1862 ये आपका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। अगर आपका सीधा डेट पूछ लेगा कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इंडियन पिनल कोड की कब है, तो आपको आंसर में हमेशा 1 जनवरी 1862 करना है, ना कि 6 अक्टूबर 1860। क्योंकि 6 अक्टूबर 1860 अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं है 1 जनवरी 1862 तो आपको 6 अक्टूबर ही करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में 1 जनवरी दिया गया है तो आपको 1 जनवरी ही क्लिक करना है, आपको करेक्ट आंसर चूंकि यही है, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कि 6 अक्टूबर 1860 में जनरल गवर्नर का, यानी गवर्नर जनरल का जो एसेंट है वो आपको मिला था 6 अक्टूबर 1860 को। वहीं 1 जनवरी 1862 को इंडियन पेनल कोड का इन्फोर्समेंट डेट है। 2013 का जो अमेंडमेंट है वो 3 फरवरी 2013 से इन्फोर्सेबल डेट है, और 21 अप्रैल 2018 के अमेंडमेंट से इसको इन्फोर्सेबल किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, देखिए इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो इंडियन पिनल कोड है वो 1860 का कौन सा एक्ट है, ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तब बेसिकली बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा तो आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन गलत करने की आपकी प्रबल संभावना रहेगी। तो आपका अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा 1860 का जो आपका एक्ट है आईपीसी, ये एक्ट नंबर कौन सा है, तो आपको आंसर करना है कि आपका एक्ट नंबर 45 ऑफ 1816। अब आप पूछेंगे कि एक्ट नंबर 45 क्या होता है, तो 1860 में ये 45वां कानून है जो बनाया गया था, ठीक है। तो एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 45वां एक्ट है, ठीक है। 1 जनवरी 1862 से इन्फोर्समेंट डेट है इसकी। 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल का एसेंट मिला था। 2018 का जो अमेंडमेंट था वो 21 अप्रैल से इन्फोर्सेबल है, और 2013 का जो अमेंडमेंट है आपका ये 3 फरवरी 2013 से इसको 2013 से इसको इन्फोर्समेंट किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। इन द इंडियन पिनल कोड द वर्ड वुमेन डिनोट्स, यानी कि अगर भारतीय दंड संहिता में जहां पर विमेन लिखा गया है उसको क्या समझा जाएगा। ए मेजर वुमेन, अनमैरिड वुमेन, ए वुमेन एट एनी एज, ऑप्शन 4 ए मैरिड वुमेन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ए वुमेन एट एनी एज, यानी कि जो अगर कहीं पर महिला शब्द का, विमेन शब्द का कहीं पर प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि महिला की शादी हुई है, अनमैरिड है या फिर मैरिड है। वो किसी भी, यानी कोई नवजात बच्चा पैदा होता है
शिशु पैदा होता, अगर 1 दिन की है तो उसको भी विमेन बोला जाएगा। और 21 सेक्शन के थ्रू इसको बताया गया है। तो आपका सेक्शन 10 आपका डिफाइन करता है मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन को डिस्कस करता है, डिफाइन करता है सेक्शन 10। और सेक्शन 8 आपका पूछ लेगा कि सेक्शन 8 क्या है, तो आपका सेक्शन 8 डिस्कस करता है, डिफाइन करता है जेंडर से। अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा जेंडर में अगर ही का प्रयोग किया गया है तो उसको क्या हम समझेंगे, ही का अगर प्रयोग किया गया है तो ही मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर ही वर्ड लिखा गया है तो मेल के लिए होगा या फिर फीमेल के लिए होगा, मेजर मेल के लिए होगा कि माइनर मेल के लिए होगा। ठीक है, तो आपको आंसर करना है कि ही मतलब मेल और फीमेल दोनों। सेक्शन 8 में आपको जेंडर को डिफाइन किया गया है। 10 में क्या डिफाइन किया, सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया है मैन एंड वुमेन को डिफाइन किया गया आपको सेक्शन 10 में। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि सेक्शन 28 में क्या डिफाइन किया गया है, सेक्शन 29 में क्या डिफाइन है, 30 में क्या डिफाइंड है, 31 में क्या डिफाइंड है। तो चलिए हम लोग हर एक सेक्शन को डिफाइन कर देख लेते हैं कि सेक्शन में क्या डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 28 में काउंटरफीट डिफाइन किया गया है, 29 में डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट। और साथ में सेक्शन 29A आप लोग लिख लीजिए, सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेक्शन 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिफाइन किया गया है। सेक्शन 30 आपका डील करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइन करता है ये। ठीक है, और सेक्शन 31 आपका डील करता है बिल से, बिल आपका सेक्शन 31 में होगा। और साथ में एक सेक्शन आपका सेक्शन 33 जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट और ओमिशन को डिफाइन करता है, एक्ट या फिर ओमिशन। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेक्शन 31 में क्या है, बिल डिफाइन किया गया है। सेक्शन 30 में वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिफाइन किया गया है। सेक्शन 29 में आपका डिफाइन किया गया है डॉक्यूमेंट, और सेक्शन 29 में डॉक्यूमेंट डिफाइन किया गया और 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डिफाइन किया गया है। और काउंटरफीट डिफाइन किया गया सेक्शन 28 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये दोनों ये सही है, बाकी सारे ऑप्शन ये गलत हैं। ठीक है, आपको अपने क्वेश्चन नोटबुक में सारे सेक्शन के आगे क्या क्या डिफाइन किया उसको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी हम लोगों ने डिस्कस किया किस सेक्शन में दिया गया है। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी सबसे पहले आप लिखिए सेक्शन 30 में डिफाइन किया गया है। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 ए कॉपी ऑफ लीज, रेंट नोट, ए डीड ऑफ डाइवोर्स और प्रॉमिसरी नोट। ये बेसिकली आपका रेंट नोट, ए डीड ऑफ डाइवोर्स और प्रॉमिसरी नोट ये आपके वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैं। बट एक कॉपी ऑफ लीज यानी कि लीज की जो एक कॉपी होगी वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। तो चलिए आप ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी कौन कौन नहीं है। एक कॉपी ऑफ लीज हो गया, ठीक है, एक कोर्ट की जो डिक्री होती है वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। चेक द्वारा किया गया बिल का भुगतान, यानी कि चेक द्वारा जो बिल का भुगतान किया जा रहा है, चेक द्वारा बिल का भुगतान जो किया जा रहा है वो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। किसी बीमा पार्सल की डाक रसीद, यानी कि बीमा पार्सल की डाक रसीद, ये भी आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो सिक्योरिटी कौन कौन सी है, ए रेंट नोट आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, डीड ऑफ डाइवोर्स है, ए प्रॉमिसरी नोट, ये तीनों आपके वैल्यूएबल सिक्योरिटी हैं। बट वहीं पर कॉपी ऑफ लीज हो गया, आपका कोर्ट डिक्री हो गया, चेक द्वारा बिल का भुगतान जो किया जाता और आपकी बीमा पार्सल की जो डाक होती है ये आपके वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर अपने नोटबुक में लिख लेना है और याद भी रखना है, जो कि ये आपका यूपी एपीओ 2007 का क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए। तो आपको याद रखना है कि एक कॉपी ऑफ लीज, कोर्ट डिक्री, चेक द्वारा किया गया बिल का भुगतान और बीमा पार्सल की डाक रसीद ये आपका वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं, अंडर सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड कौन सा ऑप्शन, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी, फिजिकल प्रेजेंस क्या जरूरी है, फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर पार्टिसिपेशन बट नॉट इन ऑल केसेज। ऑप्शन 3 फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट नेसेसरी एंड ऑप्शन 4 फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी विथ कॉमन नॉलेज। तो सेक्शन 34 हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 34 और आपका 149 ये बेहद इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, जो हर बार इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सेक्शन 34 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन 34 आपका डील करता है कि एन एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि
सामान्य आशय में कई व्यक्तियों द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो आपका सेक्शन 34 में कवर किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं जरूरी हैं, तो इसके लिए जरूरी क्या है, क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए एक। ठीक है, क्रिमिनल एक्ट मोर देन 1%, यानी कि इसमें एक से अधिक व्यक्ति होनी चाहिए सेक्शन 34 को इन्वोक करने के लिए। और क्या है, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34 में आपको इंटेंशन याद रखना है। वहीं पर 149 जो है आपका वो ऑब्जेक्ट की बात करता है। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट है, वहीं पर सेक्शन 34 में कॉमन इंटेंशन है। ये बेसिक डिफरेंस आपको पूछ लिया जाएगा, सिमिलर इंटेंशन, ठीक है, और कॉमन इंटेंशन, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन है, और इसमें होगा क्या कि ईच पर्सन इज लायबल इन सेम मैनर एज इफ इट वेयर डन बाय हिम अलोन, यानी कि कोई एक व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है लेकिन आपने अपना कॉमन इंटेंशन शेयर कर दिया है तो आप उस एक्ट के लिए आप लायबल होंगे भले आपने वो एक्ट कमिट नहीं किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अंडर सेक्शन 34 फिजिकल प्रेजेंस इज नेसेसरी, यानी कि फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है बट नॉट इन ऑल केसेज। बेसिकली ये आपका इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट है, उसका ये डिसीजन है। ये इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है। इसमें क्या बोला गया था कि सेक्शन 34 के दायित्व के लिए अपराध सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति में होना चाहिए, लेकिन परंतु सभी व्यक्तियों की सभी मामलों में शारीरिक उपस्थिति जरूरी नहीं है, यानी कि पार्टिसिपेशन हमेशा फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है। तो ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि ये इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अब देखिए क्वेश्चन और बन गया, इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी किससे रिलेटेड है, सेक्शन 34 है। और क्या कहता है कि सेक्शन 34 ये कहता है कि फिजिकल प्रेजेंस तो जरूरी है लेकिन हर केस में फिजिकल प्रेजेंस जरूरी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज इन ए केसेज रिलेटिंग टू सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, कौन सा केस सेक्शन 34 से इसमें रिलेट करता है, के.एम. नानावटी, निहारेंद्र दत्त वर्सेस किंग एम्परर, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, एंड ऑप्शन 4 केदारनाथ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है आपका, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस जो किंग एम्परर का जो जजमेंट है ये आपका सेक्शन 34, यानी कि सेक्शन 34 का ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है ये। इसके साथ में ही आपका प्रिवी काउंसिल का जो डिसाइडेड एक इंपॉर्टेंट केस इसमें है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस है, और बारेंद्र कुमार घोष, ये 2 लैंडमार्क डिसीजंस आपका सेक्शन 34 में है। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर को अक्सर इसको पोस्ट मास्टर केस भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट जो इसके ऑप्शन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, किस सेक्शन रिलेट करता है। तो के.एम. नानावटी का जो केस है ये सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन केस है, और ये सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 1 से रिलेटेड करता है, यानी कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। निहारेंद्र दत्त वर्सेस किंग एम्परर का जो केस है आपका ये फेडरल कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया, सेडिशन से रिलेटेड है, ये सेडिशन का केस है। वहीं केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये भी आपका सेक्शन आपका ये 124A यानी कि सेडिशन से रिलेटेड है। तो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और निहारेंद्र दत्त ये दोनों केस आपका सेडिशन से हैं। के.एम. नानावती का जो केस है ये आपका सेक्शन 300 का एक्सेप्शन 1 से रिलेटेड है, और बारेंद्र कुमार घोष का जो डिसीजन है आपका सेक्शन 34 से रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं कि द फ्रेज इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल यूज इन सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, ये क्वेश्चन आपका सीधा पूछा गया था आपका, ये यूपी एपीओ 2007 में ये सेक्शन पूछा गया था कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल सेक्शन 34 में किस अमेंडिंग एक्ट के थ्रू इसको जोड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, इट इज एडेड बाय अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1870, यानी कि 1870 के अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेक्शन 34 से अब इंपॉर्टेंट आप डिसीजंस जो हैं वो आप लिख लीजिए। एक महबूब शाह वर्सेज किंग एम्परर केस से प्रिवी काउंसिल ने इसको डिसाइड किया था, 1943 का ये जजमेंट है, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर। इस केस में क्या डिसाइड किया गया था कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में अंतर बताया गया है। महबूब लोग हमेशा क्या बताती हैं, अंतर बताती हैं, किसमें, सिमिलर इंटेंशन में और कॉमन इंटेंशन में। आपको ये इंटेंशन के बीच डिफरेंस बताया गया था। महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर, बारेंद्र कुमार घोष, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिसमें ये बताया गया था कि
वो व्यक्ति भी मतलब लायबल होते हैं जो वेट करते हैं और खड़े रहते हैं, यानी कि जो खड़े रहते हैं और वेट करते हैं किसी भी एक्ट की कमीशन के लिए, वो व्यक्ति भी उसके लिए लायबल होते हैं। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का केस है, ठीक है। एक ऋषिदेव पांडे का केस है, ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1955 का केस है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है। ऋषिदेव पांडे, ठीक है। इसमें क्या बताया गया कि कॉमन इंटेंशन घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है। ये सेक्शन सीधा आप केस पूछा जा सकता है कि ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट है उसमें क्या डिफाइन किया गया है। तो कॉमन इंटेंशन ये बोला गया कि कॉमन इंटेंशन जो होता है वो घटना स्थल पर भी उत्पन्न हो सकता है, घटना स्थल पर भी कॉमन इंटेंशन उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, क्वेश्चन नंबर 9, 1860 क्या है ये। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्रिएट्स ए सब्सटेंटिव एविडेंस है, रूल ऑफ एविडेंस है ये, या फिर बोथ ए एंड बी है और नन ऑफ द अबव है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, सेक्शन 34 बेसिकली इज ए रूल ऑफ एविडेंस, यानी कि एविडेंस का एक रूल है ये, ठीक है। सेक्शन 34 को क्या बोला जाता है, सेक्शन 34 को ये भी बोला जाता है कि आपका ये डॉक्ट्रिन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी भी इसको कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी, ठीक है। ये सेक्शन 34 को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। यानी कि देखिए आईपीसी के जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, सीधा आपसे एग्जाम पूछे जाएंगे ये किससे किस सेक्शन से रिलेट करता है। तो हम कोशिश में यही किए हैं कि जो इंपॉर्टेंट जो आपके जजमेंट है ये आपके छूटने ना पाए, ठीक है। तो चलिए हर एक डिसीजन को हम लोग देख लेते हैं किससे रिलेट करता है। तो केहर सिंह वर्सेस दिल्ली जो एडमिनिस्ट्रेशन का है ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेट करता है, एक का कमेंट आप मैच करिए 2 के साथ में। नवाब अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये आपका कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, कॉमन ऑब्जेक्ट से। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये आपका डिस्कस करेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये आपका प्राइवेट डिफेंस का केस है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये कॉमन इंटेंशन का है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए का 2 बी का 4, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी केस है। नवाब अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी कॉमन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है। विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। महबूब शाह वर्सेस एम्परर कॉमन इंटेंशन से है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 डिस्कस करते हैं कि इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कंट्रेरी इज शोन, दिस व्यू वाज एक्सप्रेस्ड इन। क्या कहा गया है इसमें कि प्रत्येक अधिनियम में दुराशय या मेंस रिया शामिल है जब तक कि इसके प्रतिकूल इसको साबित ना कर दिया जाए, यानी कि इसके कंट्रेरी में अगर नहीं साबित कर दिया जाता है तो ये मानना चाहिए कि हर एक स्टैट्यूट में मेंस रिया शामिल है। और ये किस केस में बताया गया था, सिराज वर्सेस डी रोडजियन केस में इसको बताया गया था कि इन एवरी स्टैट्यूट मेंस रिया इज टू बी इम्प्लाइड अनलेस द कंट्रेरी इज शोन, ठीक है। तो सिराज वर्सेस डी रोडजियन। आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन का केस आपका क्या है, तो सेक्शन आपका 81 से रिलेटेड का ये नेसेसिटी का ये लैंडमार्क डिसीजन है, ये नेसेसिटी। हार्डिंग वर्सेस प्राइस का जो केस है आपका ये मेंस, ये हार्डिंग वर्सेस प्राइस का जो केस है ये मेंस रिया की उत्पत्ति और उसके विकास के संबंधित है, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि मेंस रिया की उत्पत्ति और उसका विकास का जजमेंट कौन सा है, तो हार्डिंग वर्सेस प्राइस है। और आर वर्सेस जो प्रिंस का जजमेंट है आपका ये मेंस रिया का केस है ये, ठीक है। देखिए मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूं इसमें, बाकी आप लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही देखिए इसमें 4 क्वेश्चन आप बनाइएगा। सिराज से डी रोडजियन का केस हो जाएगा। डडली एंड स्टीफन का सेक्शन 81 स्टेट करता है, ये नेसेसिटी का जजमेंट है ये। हार्डिंग वर्सेस प्राइस के आगे सीधा आप लोग लिखिए कि इसमें मेंस रिया की उत्पत्ति और उसके विकास से संबंधित केस है ये। आर वर्सेस प्रिंस ये पूछ लिया जाएगा कि मेंस रिया का कौन सा केस है, तो आर वर्सेस प्रिंस ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आर वर्सेस प्रिंस होगा। तो आप लोग अपने नोटबुक में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आगे आंसर लिख लीजिएगा। ये आप नोट कर लीजिएगा कि जिस दिन एग्जाम होगा ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मैंने आपके वीडियो पर 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम वेस्ट किया और एक भी क्वेश्चन आपके वीडियो से फंसे नहीं। आप एग्जाम देने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। ए विद इंटेंट टू मर्डर एडमिनिस्टर्ड ए फैटल डोज ऑफ पॉइजन टू जेड and then while Jet was still alive, a stranger B without A's knowledge attacked Jet and shot him dead। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग स्टार लगाइए इस क्वेश्चन में। देखिए ये आपका जो सेक्शंस आपका सेक्शन 36 और 37 जो आपके आईपीसी के हैं बेहद इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों सेक्शंस को हम लोग
पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन 36 क्या है और 37 क्या है। तो सेक्शन 36 आपका डिस्कस करता है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन क्या होता है। अब मान लीजिए कि ए व्यक्ति है, बी को 10 दिन भूखो रखता है ये, ठीक है, 10 दिन भूखो रखता है। उसके बाद ए इज ए जेलर, यानी कि एक जेलर है, किसी कैदी को बी को वो 10 दिन भूखो रखता है, किस उद्देश्य के साथ कि उसको जान से मारना है। लेकिन उस 10 दिन के अंदर बी की मृत्यु नहीं होती है और एक सी नाम का जेलर आ जाता है ए की जगह पे और ए वहां से उसको रिटायर कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब सी आता है तो वो भी उसको 10 दिन तक उसको खाना नहीं देता है, लेकिन ना ए के बारे में उसको जानकारी थी कि ए ने भी ऐसा किया था ना, ये सी को ए को पता था कि सी भी आएगा तो ऐसा ही करेगा। तो यहाँ पर एक दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं किसकी मृत्यु के लिए, बी की मृत्यु के लिए, और ए और सी ने कॉपरेट किया। लेकिन ये जो कॉपरेशन है वो म्यूचुअल नहीं है, यहाँ पर कॉमन इंटेंशन नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाएगा कि ए किसके लिए लायबल होगा और सी किसके लिए लायबल होगा, तो यहाँ पर एक लायबल होगा क्या होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए होगा, वहीं पर सी क्या होगा, ये मर्डर के लिए कमिट किया जाएगा, क्योंकि जो सी है वो सी के दौरान कार्यकाल के दौरान ही बी की मृत्यु होती है। तो ये आपका सेक्शन 36 आपका इससे रिलेट करता है। सेक्शन 37 क्या है, तो सेक्शन 37 बेसिकली हम लोग यही डिस्कस किए। सेक्शन 37 प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन है, ये जो आपका इसी का एग्जाम्पल है। और सेक्शन 36 आपका क्या है, सेक्शन 36 आपका डिस्कस करता है कि इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। पार्टली बाय यानी कि आप कुछ एक्ट ऐसे कर रहे हो और कुछ दूसरा एक्ट भी कर रहे हो और दोनों एक्ट मिलके किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। जैसे ए को आपने 10 दिन लगातार खूब उसको मारा पीटा, उसके बाद 10 दिन बाद उसको आपने खाना नहीं दिया, ठीक है, 10 दिन बाद उसकी मृत्यु नहीं होती, 10 दिन बाद जो बचता आपने उसको खाना नहीं दिया। तो यहाँ पर पार्टली क्या कर रहे हैं, पार्टली आप तो एक्ट कमिट कर रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, और पार्टली ओमिशन कर रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 36 अप्लाई होगा, यानी कि एक्ट कॉज्ड बाय पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। तो बेसिकली सेक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 12 आपका किस सेक्शन सेलेक्ट करता है, तो सेक्शन 37 आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन सेलेक्ट करता है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वुड बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड बी वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। ठीक है, देखिए यहां पर ए ने क्या किया, ए ने उसको एडमिनिस्टर्ड ए फैटल पॉइजन टू जेड, यानी कि जेड को ए ने एक पॉइजन दिया, और व्हाइल जेड वाज स्टिल अलाइव, यानी कि जेड वो जिंदा था तब तक ये स्ट्रेंजर विदाउट नॉलेज ऑफ अटैक, यानी कि जेड को अटैक करता है और उसको मार देता है। यहाँ पर एक किस लिए गिल्टी होगा, यहाँ पर एक कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा, वहीं पर बी गिल्टी होगा किसके लिए, मर्डर के लिए गिल्टी होगा। यहाँ पर सेक्शन 37 अप्लाई होगा जो आपका डील करता है डॉक्ट्रिन ऑफ आपका कॉपरेशन से। ठीक है, आप लोग इसको फिर से आपको ये वीडियो को आपको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। और ये आपका जो इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन, एक ये इलस्ट्रेशन और जो इलस्ट्रेशन हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक जेलर है जो किसी भी व्यक्ति को खाना नहीं देता, फिर सी नाम का जेलर आता वो खाना नहीं देता, ये इलस्ट्रेशन आप अपने बैक में जाके एक बार देख लेंगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, गुड फेथ विद इन द मीनिंग ऑफ द आईपीसी मीन्स, यानी गुड फेथ बेसिकली, चलिए गुड फेथ किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, एक क्वेश्चन तो आप ये लिखिए, सेक्शन 52 में गुड फेथ को डिफाइन किया गया है। और गुड फेथ मतलब क्या होता है, एन एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, यानी कि कोई भी एक्ट जो ड्यू केयर यानी कि पूरी सतर्कता के साथ और पूरे ध्यान के साथ किया जाता है उसको गुड फेथ माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग डिस्कस करते हैं, द टर्म हार्बर, हार्बर मतलब क्या होता है, किसी को संरक्षा देना, यानी कि उसको सुरक्षित पनाहगार देना। ठीक है, डिफाइन अंडर आईपीसी, यानी कि हार्बर को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो आप लोग सेक्शन 52A में आपको हार्बर को डिफाइन किया गया है। और हार्बरिंग मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को खाना देना, यानी कि कोई व्यक्ति अपराध कमिट करता है, अपराध कमीशन करने के बाद उसको मतलब अपने यहाँ शरण देना, आप शरण देते हो, उसको खाना देते हो, कपड़ा देते हो पहनने के लिए उसको, और साथ में आप उसको या फिर कोई आर्म्स देते हो, पैसे देते हो, यानी कि जो कुछ भी आप उसकी मदद करोगे उसको हार्बरिंग बोला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका डील करता है आपका सेक्शन 52A हार्बर से, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रायर टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस फैसिलिटेटिंग द कमीशन देयरऑफ, यानी कि ऑफेंस कमिट करने की
देखिए, चलिए देखिए, इसमें पूछा है कि डज नॉट इंक्लूड यानी क्या इंक्लूड नहीं करता है। तो सप्लाइंग ए पर्सन विद शेल्टर यानी कि आप उसको शेल्टर देंगे, सप्लाइंग ए पर्सन मीन्स ऑफ कन्वीनियंस देंगे, असिस्टिंग ए पर्सन टू इवेट एप्रीहेंशन यानी कि जब कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको बचाएंगे कि वो पकड़ा ना जाए। तो इसमें कौन शामिल नहीं है कि प्रायर यानी ऑफेंस कमिट करने के पहले यानी कि जो आप उसको कुछ प्रोवाइड कराते हो ये नहीं होगा, यानी कि हमेशा हार्बरिंग जो होगा वो आपका ऑफेंस कमिट करने के बाद इसका जो पिक्चर में आएगा हार्बरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हार्बरिंग में ये आपका ऑप्शन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मींस इम्प्रिजनमेंट फॉर, आपसे ये हमेशा लगभग लोग पूछ लेते हैं कि अगर एक व्यक्ति को जेल उम्र कैद की सजा हो गई है तो कितने साल के लिए होगा। कुछ लोग कहते हैं 14 साल के लिए होता है, कुछ लोग कहते हैं 20 साल के लिए होता है। लेकिन आपको आज यहाँ पर एकदम पूरी तरह से क्लियर कर लेना है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर होल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ, यानी कि आपको जीवन पर्यंत तक आपको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ दिया जाएगा, ना कि 20 वर्ष या फिर 14 वर्ष के लिए। ठीक है, और ये आपका एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आप इसके साथ में लिखिएगा, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट, यानी कि इस केस में क्या बोला गया था कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का अर्थ किसी दोषी व्यक्ति के जीवन पर्यंत उसके इम्प्रिजनमेंट से संबंधित है। कौन सा केस है? गोपाल, आप केस पहले लिख लीजिए, गोपाल विनायक गोडसे, ये आपका कब का केस है? 1962 केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था कि मतलब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर होल ऑफ द रिमेनिंग लाइफ। सेक्शन आपका, चलिए पनिशमेंट की बात आ गई तो हम लोग पनिशमेंट का सेक्शन देख लेते हैं, कौन सा सेक्शन में पनिशमेंट डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 53 में पनिशमेंट बताया गया है। और पनिशमेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो पनिशमेंट 5 प्रकार के होते हैं। एक इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन एक प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो सेक्शन 53 में 5 प्रकार के पनिशमेंट बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्या है? एक डेथ है। दूसरा क्या है? लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि जिसको लाइफरी बोलते हैं। तीसरा क्या है? आपका इम्प्रिजनमेंट, कौन सा इम्प्रिजनमेंट? तो एक होगा रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और दूसरा होगा सिंपल इम्प्रिजनमेंट। चौथा क्या है आपका? फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। पांचवा क्या है? इम्पोजिंग फाइन। ये 5 प्रकार के पनिशमेंट की बात की गई है, डेथ, लाइफर, इम्प्रिजनमेंट जो आपका रिग्रेस भी हो सकता है और सिंपल हो सकता है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और पांचवा क्या है? फाइन। और आपका एक इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनता है कि एक आपका जो तीसरा जो आपका इसमें से जो मूल एक्ट था उसमें एक एक्ट था, पनिशमेंट था ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को आपको ये 1949 के अमेंडमेंट के थ्रू इसको ओमिट कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि देश निकाला जिसको कहते हैं, या फिर काला पानी, इसको 1949 में ओमिट कर दिया गया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से इसमें से ऑप्शन में दे दिया जाएगा, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर, ट्रांसपोर्टेशन, कौन से अमेंडमेंट से आपको 1949 अमेंडमेंट से ट्रांसपोर्टेशन को ओमिट कर दिया गया है? पहले 6 थे, अब 5 प्रकार के पनिशमेंट की बात की गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब ये भी एक सवाल आपके मन में आया होगा कि मतलब जो ये 20 कुछ लोग कहते हैं 20 साल का जो सजा का प्रावधान है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ माना जाता है, 14 साल माना जाता है। तो आप एक इंपॉर्टेंट सेक्शन अपने बैरक में खुल के देखिए, सेक्शन 57। सेक्शन 57 क्या होता है कि फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट यानी दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। इसमें ये कहा जाएगा यानी कि कभी भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की गणना की जानी है कि ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर किसी व्यक्ति को दिया गया है तो कितने साल सजा भोगेगा। जैसे किसी व्यक्ति को अगर किसी भी ऑफेंस अपराध कमिट किया, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई, लेकिन उसको जो पार्डनिंग अगर उसको दी जा रही है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का अगर गणना की जाएगी, वहां पर फ्रैक्शंस किया जाएगा, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को आपको 20 साल के बराबर माना जाएगा। सिर्फ पार्डनिंग यानी कि किसी परिस्थिति में अगर इसकी जब गणना करनी होगी तब, ये नहीं कि आपको पनिशमेंट मिला आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का और आप सोच रहे हैं कि 20 साल सजा काट के हम निकल आएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये गणना जब करना होगा यानी कि जब फ्रैक्शंस करना होगा वहां पर 20 साल के बराबर इसको माना जाएगा। ये किस सेक्शन बताया गया है? तो सेक्शन 57 आपका डील करता है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। आज
हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। और मेरी कोशिश भी यही है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस आपको मैं बता सकूं जो आपके एग्जाम्स में आपको आराम से मिल सकें। तो ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको जब बड़ी एग्जाम्स की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको वीडियोज़ लंबी और छोटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप IAS, PCS और जुडिशरी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय आपको देना पड़ेगा। जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। ये कोई लेखपाल हो गया, ठीक है, ग्रुप C ग्रुप D की नौकरी नहीं कि आपको 1 लाइन एग्जाम है, आपको एक बार ऑप्शन देके करेक्ट आंसर क्लिक करके निकल गए। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। अंडर व्हिच प्रोविजन ऑफ द IPC एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये आप स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन में कि आपका जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो किसी भी व्यक्ति के ऑफेंस को कम्यूट कर सकता है, उसकी सजा को कम्यूट कर सकता है। और किस सेक्शन में इसको बताया गया है, तो सेक्शन आपका 55 आपका ये कहता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, 54 और 55। 54 आपको क्या बताता है, 54 आपको डिस्कस करता है कि कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि डेथ की अगर आपको सजा मिली है वहां पर, तो वहां पर कम्यूट करने की प्रावधान किसमें है, सेक्शन 54 में है। वहीं पर अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट आपको है, ये सीधा पूछ ले जाएगा, 54 दे देगा, 55 दे देगा। तो 54 आपका डील करेगा कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, और आपका 55 क्या है, लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दिया जाएगा। तो वहां पर जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो कम्यूट करेगी पनिशमेंट को, तो सेक्शन 55 में कम्यूट करेगी। चलिए सेक्शन 52 हम लोगों ने अभी इसके पहले डिस्कस किया। सेक्शन 52 में गुड फेथ को डिफाइन किया गया है, और 53 में क्या डिफाइन किया गया है, तो पनिशमेंट, यानी 5 प्रकार के जो पनिशमेंट है वो 53 में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 55 आपका, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताया गया कि जो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट होगा वो 14 साल से कम भी नहीं होना चाहिए। यानी कि 14 साल का जो किसी व्यक्ति को अगर उसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा उसको दी गई है तो 14 साल तक कम से कम उसको सजा का भुगतना पड़ेगा, यानी 14 साल उसको जेल में रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा पाए और आपको कम्यूट करके 2 साल कर दिया गया। 2 साल नहीं, आपको 14 साल आपको मिनिमम वहां पर सजा का आपको काटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोग लिख लीजिए कि एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है वो किस सेक्शन में डिफाइंड है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 55A में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू व्हिच ए फाइन में एक्सटेंड देयर द अमाउंट ऑफ फाइन टू व्हिच द ऑफेंडर में बी लाइबल विल बी। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। ये बेसिकली आपका ये सेक्शन 63 से रिलेट करता है। सेक्शन 63 क्या है आपका, अमाउंट ऑफ फाइन, यानी कि जहां पर अमाउंट नहीं बताया गया किसी व्यक्ति के लिए कि जुर्माना, अगर किसी व्यक्ति को अमाउंट नहीं बताया गया है तो वहां पर जुर्माना अगर ना देने पर कितने साल की, कितने मतलब उसका जो ऑफेंडर वो कितने अमाउंट के लिए लाइबल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, अनलिमिटेड, यानी कि कोई अमाउंट निश्चित नहीं की गई है, लेकिन उसको एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा उसको सजा उसको नहीं दी जा सकेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके अमाउंट ऑफ फाइन नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 63 में बताया गया है, और क्या है, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, यानी कि जहाँ पर सम नहीं पर, यानी कि जो अमाउंट है वो नहीं बताया गया है, तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ फाइन कितना होना चाहिए, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, सेक्शन 63। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखते हैं। एन ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एज वेल फाइन, यानी कि पनिशमेंट के साथ साथ में इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों बताए गए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पनिशमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, यानी कि आपका जो फाइन नहीं पे कर पाता है, वहां पर क्या किया जाएगा, नॉट मोर देन हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब पनिशमेंट, वहां पर जो सजा होगा, पनिशमेंट होगा, वो आपका वो इम्प्रिजनमेंट क्या होना चाहिए, मोर देन 1/4 ऑफ द प्रिस्क्राइब पनिशमेंट। ऑप्शन 3, नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब इम्प्रिजनमेंट फॉर द ऑफेंस, एंड ऑप्शन 4, नन ऑफ द अबव, यानी कि जब कहां पर सजा साथ में इम्प्रिजनमेंट भी है और फाइन भी है, अगर कोई व्यक्ति फाइन नहीं पे कर पा रहा है तो उस फाइन का उसको 1/4 ऑफ द पनिशमेंट दिया जाएगा, ना कि उससे ज्यादा। ठीक है, और ये किस सेक्शन में बताया गया, तो सेक्शन 65 बेसिकली यही डील करता है। यदि कारावास अपराध और अपराध कोई है वो कारावास साथ में फाइन दिया गया है, वहां पर अगर फाइन ना पे कर पाने की स्थिति में वहां पर 1/4 आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। इफ एन ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड टू एन इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर द टर्म ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट जैसे आप आए सीधा स्टार लगाइएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपका फिक्स है। तो सेक्शन 73 आपका क्या डील करता है, ये सोलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है।
ठीक है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब एकांत परिरोध। और इसके हमेशा लोग पूछेंगे कि जो मैक्सिमम होगा वो आपका 3 मंथ होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसका हम लोग और इंपॉर्टेंट जो 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसको भी डिस्कस करते हैं। यदि कारावास 6 माह से अधिक नहीं है, यानी कि 6 महीने से अधिक कारावास नहीं है, तो वहां पर सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होगा? 1 महीना का होगा। और वहीं पर कारावास 6 माह से अधिक है पर 1 वर्ष से ज्यादा नहीं है, यानी कि 6 माह से ज्यादा है पर 1 साल से कम है, तो वहां पर सोलिटरी कन्फाइनमेंट कितने दिन का होगा? 2 मंथ का होगा। ठीक है, वहीं पर एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो कि इस सेक्शन में बताया गया कि वहां पर जब ऑफेंसेज जो हैं वो एक्सीडिंग 1 ईयर है, यानी कि 1 साल से अधिक का सजा का जब प्रावधान है, तो वहां पर सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होगा? वहां पर 3 मंथ तक का होगा। 3 महीने तक का सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जा सकता है जहां पर ऑफेंसेज कमिटेड। इम्प्रिजनमेंट कितना है? इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से अधिक का है, तो वहां पर 3 महीने का। ये साथ में ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। 6 माह से अधिक का नहीं है तो 1 महीने है, 6 माह से अधिक पर 1 साल से कम है तो 2 साल का है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट अगर 1 साल से अधिक है वहां पर 3 महीने का है। किस सेक्शन में डिफाइन किया गया? तो सेक्शन 73 आपका सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बात करता है। और इंपॉर्टेंट एक सेक्शन साथ में लिख लीजिए, 74 क्या डील करता है? 74 डील करता है लिमिट्स ऑन सोलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि सोलिटरी जो कन्फाइनमेंट होगा उसके लिमिट के बारे में बात करता है। और क्या लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी गई कि जो एकांत परिरोध होगा यानी कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगा कभी भी एक साथ 14 दिन से अधिक नहीं होगा, यानी किसी एक व्यक्ति को सोलिटरी कन्फाइनमेंट अगर रखा जाएगा तो कंटिन्यू उसको 14 दिन से अधिक नहीं रखा जाएगा। ये डे आपको याद रखना है, सेक्शन याद रखना है और आपको डे याद रखना है। 14 दिन से लगातार किसी व्यक्ति को सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं रखना, उसको बीच बीच में ऐसे फ्रैक्शंस करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं, Which one of the following writers has observed that man's ignorance of law cannot be excused because he is bound to know it? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोई व्यक्ति अगर लॉ का इग्नोरेंस करता है तो उसको एक्सक्यूज नहीं दिया जाएगा। किसने कहा है? ऑप्शन 1 ऑस्टिन, 2 बेली, केल्सन, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इस करेक्ट आंसर होगा। ऑस्टिन ने यह बोला कि मनुष्य की कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है क्योंकि वह उसे जानने के लिए बाध्य है, उससे बाउंड है, उसे जानने के लिए बाध्य है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 21, A and B corporation officer legally demolished the illegal constructed structure of C and removed the material for safe custody. Which offence is committed by A and B? Option 1 criminal breach of trust, option 2 dishonest misappropriation of property, option 3 theft and option 4 none of the above। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? none of the above, यानी कि उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि क्या है वो लीगली यानी कि ऑफिसर हैं, वो लीगली ऑथराइज्ड हैं। सेक्शन 76 आपका क्या करता है? ये सेक्शन 76 आपका ये करता है कि एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को बाउंड कर दिया गया है तो अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो आपका ये प्राइवेट डिफेंस में आएगा, वो ऑफेंस कमिट नहीं कर रहा है ये। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट लैटिन मैक्सिम है कि इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूजाट, जो भी आप लोग बोलते हैं, और दूसरा क्या है आपका? इग्नोरेंसिया फेसिड एग्जीक्यूजाट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है कि विधि की अनभिज्ञता कोई बचाव नहीं है, यानी कि लॉ अगर आप नहीं जानते हो तो ये आपका इसका डिफेंस नहीं ले सकते हैं। वहीं अगर आप फैक्ट यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वहां पर आपका ये तथ्यगत भूल क्षम्य यानी एक्सक्यूजेबल है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेबल है, मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूजेबल। सेक्शन 76 और आपका 79 इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, एन एग्जीक्यूशनर हु एग्जीक्यूट द डेथ पेनल्टी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, यानी कि ये सेक्शन ये कहता है कि ये जो जल्लाद व्यक्ति होता है, किसी व्यक्ति को जो फांसी की सजा देता है तो किस सेक्शन के थ्रू वो प्रोटेक्टेड है? तो सेक्शन 78 के थ्रू उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। सेक्शन 78 क्या कहता है कि जब कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार काम करता है तो वो जनरल डिफेंस यानी प्राइवेट डिफेंस में आएगा, वहां पर वो कोई ऑफेंस कमिट नहीं माना जाएगा। सेक्शन 78। सेक्शन 97 क्या है आपका? तो सेक्शन 97 है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट डिफेंस यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड साथ में प्रॉपर्टी। सेक्शन 80 आपका एक्सीडेंट से है और सेक्शन 79 क्या है आपका? एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड
बाई लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा कोई काम जस्टिफाइड कर दिया गया है तो वो आपका सेक्शन 79 में डील होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। ए हस्बैंड लेफ्ट हिज वाइफ विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, सी इंक्वायर्ड अबाउट हिम बट इन वेन, यानी कि उसको नॉर्मली उन्होंने इंक्वायरी किया, ना कि बहुत ही डीप में उसको उन्होंने ये इंक्वायरी की कि जो उसका हस्बैंड है वो खो गया है। आफ्टर वेटिंग फॉर अबाउट 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल वेट करने के बाद वह महिला फिर से शादी कर लेती है। बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर्स, यानी 7 साल के पहले अगर हस्बैंड आ जाता है और वह बाइगेमी का केस वाइफ के ऊपर लगाता है, तो क्या वाइफ बाइगेमी के लिए लाइबल होगी? तो ऑप्शन 1 क्या है? नॉट गिल्टी एज सी हैड नो मेंसरिया। ऑप्शन 2 गिल्टी ऑफ बाइगेमी एज सी डेलिबरेटली रीमैरिड। एंड ऑप्शन 3 गिल्टी ऑफ बाइगेमी एज हर हस्बैंड वाज स्टिल लाइव। एंड ऑप्शन 4 नॉट गिल्टी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गिल्टी ऑफ बाइगेमी एज हर हस्बैंड वाज स्टिल लाइव, यानी कि पहले तो 7 साल से पहले अगर शादी करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने ऑफेंस कमिट कर दिया है ये, ठीक है। और साथ में आपने क्या किया कि बट इन वेन, यानी कि जो इंक्वायरी आपने की है, आपने प्रॉपर इंक्वायरी अगर की होती तो वहां पर आपको जनरल डिफेंस मिलता, लेकिन आपने यहाँ पर इंक्वायरी नहीं की है। बेसिकली कि इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड केस है कि आर वर्सेस टाल्सन। अगर आपको इसका फैक्ट याद आ रहा होगा तो आपको इसी से मिलता जुलता ये फैक्ट है, आर वर्सेस टाल्सन। आर वर्सेस टाल्सन का जो केस था, उस केस में जो वाइफ थी उसकी, उसने प्रॉपर इंक्वायरी की थी, डीप इंक्वायरी करने के बाद वो शादी की थी, इस वजह से वो बाइगेमी के लिए लायबल नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पर वो जो इंक्वायरी है यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसकी वाइफ ने यहाँ पर प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की है, इस वजह से क्या होगा? वो सी इज गिल्टी ऑफ बाइगेमी एज हर हस्बैंड वाज स्टिल लाइव। चलिए अब ये सेक्शन जो है आपका, आप इंडियन एविडेंस में एक सेक्शन है, आप बताइए कि वो सेक्शन किससे रिलेट करता है, यानी कि सेक्शन 108 है आपका, किस चीज से रिलेट करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सेक्शन 108 जो आपका है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के किससे रिलेट करता है, साथ में 107। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। ए वर्कमैन थ्रो स्नो फ्रॉम ए रूफ गिविंग प्रॉपर वार्निंग, यानी कि एक व्यक्ति अपने छत पर से बर्फ फेंकता है, क्या करता है? प्रॉपर वार्निंग, यानी प्रॉपर वार्निंग के साथ कोई व्यक्ति बर्फ फेंकता है। ए पासर बाई इज किल्ड, यानी कि उस साथ में उसके पास से निकलने वाला कोई व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर वर्कमैन क्या होगा? लायबल होगा मर्डर के लिए। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कॉजिंग डेथ ऑफ नेग्लिजेंस। एंड ऑप्शन 4 नो गिल्टी सिंस डेथ वाज एक्सीडेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर कि वह जो डेथ है वो एक एक्सीडेंट है, इस वजह से वो लायबल नहीं होगा। और एक्सीडेंट किस सेक्शन में बताया गया है? तो सेक्शन 80 आपका डील करता है एक्सीडेंट से, ठीक है। एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, विधिपूर्ण कार्य करने में अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो वहां पर वह व्यक्ति उसके लिए लायबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 25। एक्स इज एट वर्क विथ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ द हैचेट एंड किल्स ए मैन वाई हु वाज स्टैंड हियर। इफ देयर इज नो वांट ऑफ प्रॉपर कॉशन ऑफ द पार्ट ऑफ एक्स, एक्स हैज एक्ट इज। ऑप्शन 4 ऑप्शन 1 नॉन एक्सक्यूजेबल एंड नो ऑफेंस, एक्सक्यूजेबल एंड नॉट एन ऑफेंस, 3 एन ऑफेंस बट बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन इज नेसेसरी। एंड ऑप्शन 4 एन ऑफेंस इज और नॉट इज डिपेंड ऑन द स्वीट विल ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर कुल्हाड़ी से अगर कोई पेड़ काट रहा होता है, अगर उसने प्रॉपर केयर, यानी कि आसपास के लोगों को बता दिया कि मैं यहाँ पर लकड़ी काट रहा हूँ, आसपास हमारे लोग मत आएंगे, तो वहां पर क्या कर रहा है कि प्रॉपर कॉशन वहां पर कर रहा है, अगर कोई सावधानी पूर्वक काम कर रहा है वहां पर, तो वह उसके लिए लायबल नहीं होगा। यदि उसका फाल गिर के किसी व्यक्ति की हत्या कैद कर देता है तो वो जनरल डिफेंस से उसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सक्यूजेबल, यानी कि वो क्षम्य है बिकॉज ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि उसने एक प्रॉपर कॉशन यानी पूरी सावधानी के साथ काम किया है। वहीं अगर प्रॉपर सावधानी नहीं होगा तो वो पनिशेबल होगा, सेक्शन 80 का उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सेक्शन 80 में एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। To preserve one's life is generally speaking a duty, but it may be the highest duty to sacrifice it. This observation was made in Queen versus Dudley and Stephen. इस केस को हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया कि सेक्शन ये आपका 81 से रिलेट करता है। ये सेक्शन 81 किस रिलेट करता है? तो नेसेसिटी से रिलेट करता है। ये सेक्शन 81 का ये लैंडमार्क डिसीजन है। इस इंपॉर्टेंट जजमेंट में एक जस्टिस थे यानी जज साहब थे, उन्होंने ये बोला था कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः कर्तव्य है, परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना क्या है? ये परम कर्तव्य है, इट इज द हाईएस्ट ड्यूटी। ये किसने बोला था? तो लॉर्ड कॉलरिज ने इसको बोला था, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी जान दे देना ये परम कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
सेक्शन 81 इंपॉर्टेंट, आप इसी समय जजमेंट लिख लीजिए कि बिशंबर वर्सेज जो रूमल का केस है ये आपका सेक्शन 81 से है। ब्राउनिंग वर्सेज स्टेट ऑफ स्टेट कर लीजिए, स्टेट, ब्राउनिंग वर्सेज स्टेट, ब्राउनिंग बिशंबर वर्सेज रूमल और डडली एंड स्टीफन, ये इंपॉर्टेंट, इसके 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं सेक्शन 81 से। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं करता है? ऑप्शन 1 मेंस रिया आर वर्सेस प्रिंस, ऑप्शन 2 नेसेसिटी, ऑप्शन 3 इंसैनिटी एंड ऑप्शन 4 इंटॉक्सिकेशन वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि जो नेसेसिटी का केस है वो आपका डडली एंड स्टीफन का केस है। मेंस रिया आपका ऑप्शन नंबर प्रिंस, मेंस रिया केस है आर वर्सेस प्रिंस। डीपीपी वर्सेस बियर्ड, ये आपका सेक्शन आपका ये रिलेट करता है इंटॉक्सिकेशन से, ठीक है, सेक्शन 85 से। इंसैनिटी मैकनॉटन केस है ये आपका सेक्शन आपका ये वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, ये आपका सेक्शन 86 रिलेट करता है इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। नेसेसिटी का केस नहीं है डीपीपी बियर्ड वर्सेस बियर्ड, ये आपका इंटॉक्सिकेशन रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग डिस्कस करते हैं। अंडर द आईपीसी ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर्स, यानी कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा कमिट किया गया ऑफेंस, उसको क्या माना जाता है? डॉली इन कैपेक्स, एब्सोल्युटली डॉली इन कैपेक्स, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है ये। और किस सेक्शन में ये 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का कोई अपराध नहीं माना जाता है? ये सेक्शन 82 है आपका। वहीं सेक्शन 83 क्या है आपका? 7 वर्ष से अधिक बट 12 वर्ष से कम उम्र का कोई बच्चा है और इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग है तो उसका जो ऑफेंस कमिट कर रहा है वो आपका जनरल डिफेंस में आएगा। सेक्शन आपका किस में है? सेक्शन 83। 82 में 7 वर्ष का है, 83 में 7 से 12 वर्ष का है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी इज बेस्ड ऑन द मैकनॉटन रूल? मैकनॉटन रूल आपका किससे संबंधित है? तो सेक्शन 84 से आपका रिलेटेड है आपका ये सेक्शन 84 आपका मैकनॉटन रूल से संबंधित है। और सेक्शन 84 क्या है आपका? तो एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि अनसाउंड माइंड का जो एक्ट है किसी व्यक्ति का वो सेक्शन 84 से गवर्न होगा। 85 का आपका क्या है? इनवॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन, वही वॉलंटरली यानी कि स्वैच्छिक जो मतता है आपका 86 में है, ठीक है। 83 हम लोगों ने डिस्कस किया 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अपराध। क्वेश्चन नंबर 30, expression unsoundness of mind has not been defined in IPSC and has mainly been treated as equivalent to insanity. An accused who seeks exoneration from liability of any act under section 84 of IPSC is to prove legal insanity and not medical insanity. क्वेश्चन नंबर 30 आपका डील करता है ये कि जो अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 34 का डिफेंस लेना चाहेगा तो उसको क्या प्रूव करना होगा? तो सेक्शन 84 का अगर आपको डिफेंस लेना है, आपको उसका बेनिफिट लेना है तो आपको प्रूव क्या करना होगा कि अभियुक्त को विधिक पागलपन साबित करना होगा, ना कि चिकित्सकीय पागलपन, यानी कि मेडिकल इंसैनिटी नहीं, आपको लीगल इंसैनिटी आपको प्रूव करना होगा। और ये किस केस में बताया गया है आपका? सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का जो लैंडमार्क डिसीजन है ये आपका, ये मुझे लगता है यूपी एपीओ 2011 का ये क्वेश्चन है। यूपी एपीओ 2011 में सीधा ही सवाल पूछा गया था, यानी किस केस रिलेटेड है ये? किसी व्यक्ति को अगर सेक्शन 34 का बेनिफिट लेना है तो आपको लीगल इंसैनिटी साबित करना होगा, ना कि मेडिकल इंसैनिटी। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू मैकनॉटन रूल लीगल इंसैनिटी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मेडिकल इंसैनिटी। इट रिलेट्स टू द टोटल लॉस ऑफ द कॉग्निटिव फैकल्टीज। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, टोटल लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द डिफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन? इंटॉक्सिकेशन ग्राउंड कौन से केस को दिया गया है? किस केस को, जो इंटॉक्सिकेशन कौन से केस हैं? तो डीपीपी वर्सेस बियर्ड का केस है और आर वर्सेस लिपमैन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, आर वर्सेस लिपमैन का केस है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बियर्ड, और एक आपका केस है वासुदेव वर्सेस आपका स्टेट। ये 3 इंपॉर्टेंट जजमेंट आपका इंटॉक्सिकेशन रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग
केसेज इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैकनॉटन केस सेक्शन 84 करेक्ट। डीपीपी वर्सेस बियर्ड, हम लोगों ने इसको देखा कि डीपीपी वर्सेस जो बियर्ड है वो आपका किससे रिलेट करता है, आपका सेक्शन आपका 85 से। वासुदेव वर्सेस स्टेट, ये इन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, ये आपका सेक्शन 86 करेक्ट है। ये भी भाव जीवाजी वर्सेस मूलजी दयाल, ये आपका सेक्शन 79 से संबंधित है। सेक्शन 79 क्या है आपका कि कोई भी एक्ट होगा वो जस्टिफाइड बाय लॉ है तो कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, जस्टिफाइड बाय लॉ। सेक्शन 84 आपका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है। सेक्शन 86 वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन आपका 85 और 86, ये दो आपके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये आपका ये इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड हैं। सेक्शन 86 जो आपका है 85 वॉलंटरली है और सेक्शन 86 इनवॉलंटरली है। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं, द मैक्सिमम वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया इज इनकॉर्पोरेटेड इन व्हिच सेक्शन ऑफ द आईपीसी। ये आपका 2011 का ये क्वेश्चन है। यूपी एपीओ में ये 2011 में सवाल पूछा गया था कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया किस सेक्शन से रिलेटेड है, सेक्शन 87, 90, 92, 95। बेसिकली जनरल डिफेंस के जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी वजह से हम हर एक सेक्शंस को बार बार रिवाइज कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि एक ही सेक्शंस को मैं बार बार पढ़ा रहा हूं, इस वजह से बता रहा हूं कि आप पढ़ें, साथ में आपको याद भी होता रहे। तो सेक्शन 87 आपका रिलेट करता है आपका वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि जब आप किसी भी एक्ट यानी कि स्वेच्छा किसी कार्य के लिए आपने सहमति दे दी है तो आप वहां पर आप कोई डिफेंस नहीं ले सकते हैं। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया 87 स्टेटेड है आपका, इसको सहमति का सिद्धांत भी कहा जाता है। सीधा पूछे सहमति का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो आपका सेक्शन 87 से है। सेक्शन 90 क्या था आपका कि कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, यानी कि फियर और मिसकंसेप्शन में अगर कोई आप कंसेंट देते हैं वहां पर आपका सेक्शन 19 वोक होगा। और इसमें कंसेंट ऑफ इंसेन और चाइल्ड का कंसेंट आपको कोई मैटर नहीं करेगा। कंसेंट ऑफ इंसेन और कंसेंट ऑफ चाइल्ड इज इमेटेरियल। सेक्शन 92 क्या है आपका, सेक्शन 92 आपका डील करता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। यदि कोई व्यक्ति बिना कंसेंट के किसी व्यक्ति के बेनिफिट के लिए अगर कोई आप काम कर रहे हैं तो वहां पर आपका सेक्शन 92 अप्लाई होगा। और 95 क्या होगा कि छोटे कार्यों के लिए आपका सेक्शन 95, यानी कोई ऑफेंस आप छोटे मोटे जो ऑफेंस हैं वहां पर सेक्शन 95 ये लगता है कि एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, यानी छोटे छोटे जो एक्ट हैं वहां पर कोई ऑफेंस उसको नहीं माना जाएगा। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में लोग देखते हैं, मुझे लगता है समय ज्यादा हो रहा है, थोड़ा हम तेजी से कोशिश करेंगे जल्दी आपको पढ़ाने के लिए। इन व्हिच सेक्शन ऑफ आईपीसी द वर्ड गुड फेथ, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी किस सेक्शंस में गुड फेथ हैज नॉट बीन वर्ड, यानी गुड फेथ वर्ड नहीं यूज किया गया है। सेक्शन 90, 89, 92 और 93। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। यानी कि सेक्शन 90 में आपका गुड फेथ वर्ड नहीं लिखा गया, गुड फेथ वर्ड नहीं जोड़ा गया है। वहीं सेक्शन 89 में आपका एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनोसेंट पर्सन, यहाँ पर गुड फेथ है। 92 क्या है आपका, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट है, 92 में भी है। 93 क्या है, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यहाँ पर गुड फेथ वर्ड है। वहीं सेक्शन 90 में गुड फेथ वर्ड नहीं जोड़ा गया, वहां पर फियर और मिसकंसेप्शन वर्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, जेड इज कैरीड ऑफ बाय ए टाइगर, ए फायर्स एट द टाइगर नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द शॉट में किल्स जेड बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड, ए in good faith intending to Jed's benefit, एज बुलेट गिव्स जेड ए मोर्टल वुंड, ए शैल बी गिल्टी ऑफ। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका 4 ऑप्शन है कि नो ऑफेंस, उसने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया। अब मान लीजिए आप ही के दोस्त अगर कोई शेर उठा के लेके जाए और शेर उठा के लेके गया और आप उसमें शेर से उसको बचाने के चक्कर में गोली मारते हैं शेर को, लेकिन लग जाता आपके दोस्त को, तो आपका इंटेंशन थोड़ी है आपको गोली मारने का दोस्त को, तो शेर को मारने का था, लेकिन अगर दोस्त को लग जाता है वहां पर आपका ये आपने गुड फेथ में यानी उसके बेनिफिट के लिए आपने गोली चलाई थी, इस वजह से आप उसके लिए लायबल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, और ये किस सेक्शंस का ये इलस्ट्रेशन है, ये तो सेक्शन 92 का ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, सेक्शन 92। क्वेश्चन नंबर 37 लोग देखते हैं, रीड द फॉलोइंग, द मैक्सिम एक्टर्स में इनवाइट टू फैक्टर्स नॉन एस्ट मेंस एक्ट, फाइंड एप्लीकेशन सेक्शन 94। चलिए इन दोनों का पहले हम लोग इसका मतलब जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एक्टर्स में इनवाइट टू फैक्टर्स नॉन एस्ट मेंस एक्ट, यानी कि जो मेरे द्वारा
किया गया कार्य मेरी मर्जी के द्वारा किसी कोई कार्य किया जाता है तो मेरा कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, मेरी द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, इसका यही मतलब होगा। और डी मिनिमस नॉन क्यूरॉट लेक्स, इसका क्या मतलब होता है? तो विधि तुच्छ कार्यों पर ध्यान नहीं देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है। ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन लिए किस सेक्शन रिलेट करता है आपका? तो सेक्शन आपका ये 94 है और ये आपका सेक्शन 95 रिलेट करता है। ये क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि कोई व्यक्ति अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना रहा है और जिसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कर रहा है वो भी कह रहा है कि हम भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपना रहे हैं, तो उस वजह से आपकी मृत्यु कायित हो जा रही है, तो वो उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं माना जाएगा। और इसको किस केस में बताया गया है? स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप केस में इसको बताया गया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अंडर आईपीसी सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस लेड डाउन अंडर its section 99 in cases of assault causing reasonable apprehensions of death or grievous hurt the right of private defense extend to the voluntarily causing of। चलिए हम लोग प्राइवेट डिफेंस का सेक्शन 106 सेक्शन 96 से लेकर के 106 में आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया गया है। ठीक है, 96 से 106 तक का दिया गया है। और इसमें सेक्शन 99 पूछ रहा है कि सेक्शन 99 के बचाव में रहते हुए, तो सेक्शन 99 क्या है आपका? तो एक्ट अगेंस्ट व्हिच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी सेक्शन 99 में कुछ ऐसे अपराध हैं जहां पर आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। सेक्शन 97 क्या है? तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी और साथ में प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी को बचाने के लिए और अपनी बॉडी को बचाने के लिए आपको प्राइवेट डिफेंस दिया गया है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु कारित करता है अपने प्राइवेट डिफेंस में, तो वहां पर कौन सा अपराध में वो अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकता है, किसी व्यक्ति की मतलब जान तक ले सकता है। तो सेक्शन 100 आपका डील करता है, वो 7 प्रकार के आपके पनिशमेंट बताए गए हैं, ऑफेंसेस बताए गए हैं, जहां पर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित भी कर देंगे तो कोई अपराध नहीं माना जाएगा। कौन कौन से हैं? तो पहला असॉल्ट है, दूसरा क्या है वो? ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? रेप, अगर आप रेप कमिट कर रहे हैं तब आपको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा, किसी व्यक्ति को मृत्यु कैद कर देंगे। चौथा क्या है आपका? अननेचुरल लस्ट, यानी कि सेक्शन 377। और पांचवा क्या है आपका? पांचवा किडनैपिंग है या फिर ऑब्डक्शन है। और छठवां क्या है आपका? छठवां रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। सातवां क्या है आपका? तो सातवां आपका एसिड अटैक से रिलेटेड है, ये 2013 अमेंडमेंट। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि एसिड अटैक का जो प्रोविजन है वो आपका सेक्शन 100 के आपका 7वां जो प्रोविजन है, 7वां प्रोविजन सेक्शन कौन सा है? तो सेक्शन 100, इसको 2013 के अमेंडमेंट से आपको इसको जोड़ा गया, यानी कि जब कोई व्यक्ति एसिड अटैक किसी महिला के ऊपर करता है तो वह महिला अगर अपने बचाव में किसी उस व्यक्ति की मृत्यु तक कायद कर देती हैं तो वो प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा, वहां पर कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगर डेथ, अगर कोई व्यक्ति आपकी मृत्यु कायद करना चाहता है वहां पर आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका उस व्यक्ति की जान लेने तक का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये चीजें आपको याद रखने का, ये आपका सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब कौन कौन से अपराध का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका है। असॉल्ट है आपका, ग्रीवियस हर्ट है, रेप है, अननेचुरल ऑफेंसेज है, किडनैपिंग और ऑब्डक्टिंग है। ठीक है, और आपका क्या है ये? और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड और एसिड अटैक है ये आपका 7वां प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमेशा किसका होगा? बॉडी का होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। और 21 सेक्शन बताया गया है, तो आपका सेक्शन 97 ये कहता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी है। और सेक्शन 90 आपसे पूछ लिया जाएगा वो क्या है? सेक्शन 90 आपका है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अनसाउंड माइंड पर्सन, यानी कि अनसाउंड माइंड पर्सन के अगेंस्ट में भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है 98। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग कवर करते हैं जल्दी से कि आउट ऑफ दीज ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो कौन कौन से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैं जो आपको मिले हुए हैं, कौन कौन से नहीं मिले हुए हैं? ऑप्शन क्या है? 1 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, रॉबरी है
और 4 क्या है, अटेम्प्ट टू कमिट मिसचीफ है। तो आपका सेक्शन 97 का क्लॉज जो 2 है वो बताता कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, कौन कौन से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होंगे, तो रॉबरी अगर कोई व्यक्ति कमिट करता है वहां पर होगा, तो हाउस थेफ्ट होगा, थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ एक है, ठीक है, सेक्शन 425 में इसको बताया गया है। और क्या है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, क्रिमिनल ट्रेसपास, ये सेक्शन 97 में ये 4-5 ऑफेंसेज बताए गए हैं। कौन कौन से हैं, थेफ्ट है, रॉबरी है, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास है। यहाँ पर प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए आप ये ऑफेंसेज आप अगर कोई व्यक्ति कमिट करता है तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी होगा। वहीं पर आपका सेक्शन 103 है, क्या है, सेक्शन 103 ये कहता है किसी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कुछ अपराध करते हैं, जैसे रॉबरी कमिट करते हैं, ठीक है, रॉबरी कमिट किया, हाउस ब्रेकिंग बाई नाइट कर रहा है, मिसचीफ बाई फायर, टेंट वेजल, इन सबको अगर आग लगा रहा है, और थेफ्ट, मिसचीफ हो गया, हाउस ट्रेसपास हो गया, यहाँ पर इन सारे ऑफेंस अगर कोई कमिट करता है तो वहां पर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां तक है, उस व्यक्ति की हत्या कायद करने तक, यानी कि सेक्शन 100 और आपका 103 ये आपका डेथ तक कायद कर सकते हैं। इनमें अगर प्राइवेट डिफेंस अगर आपको लेना होगा तो 103 और 100 और 103, 103, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 41 का 41 करेक्ट आंसर होगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शामिल नहीं है, वहां पर क्रिमिनल ट्रेसपास है, रॉबरी है और अटेम्प्ट टू कमिट मिसचीफ और थेफ्ट भी है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज ऑफ पर्संस एक्सेप्ट पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, एग्रेसर और ऑफिसर्स ऑफ बीएसएफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर, यानी कि जो कोई व्यक्ति खुद आक्रमण करता है उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। हम लोग इसके पहले रामस्वरूप का जो केस देखा था उसमें भी यही बात बोली गई थी, ठीक है। और ये किस केस में बताया गया था, तो इसको याद रखिएगा, यूपी वर्सेज पुसू का जो केस था, यूपी वर्सेज पुसू के केस में ये बताया गया था कि कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसे व्यक्ति को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलता जो स्वयं आक्रमण करता है, यानी कि जो एग्रेसर है उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। यूपी वर्सेज पुसू का जो जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखते हैं, ए वेंट टू हिज इन लॉज हाउस फॉर ब्रिंगिंग बैक हिज वाइफ, यानी कि ए अपने जाता है ससुराल अपनी वाइफ को वापस लाने, बट हिज फादर इन लॉ, उसका ससुर मना कर देता है और उसके मना करने पर डब्ल्यू गो विथ हर हस्बैंड, यानी कि उसकी जो वाइफ है उसके साथ नहीं जाएगी। ए स्टार्टेड ड्रैगिंग, यानी कि जो हस्बैंड है अपनी पत्नी को वहां से खींचना चालू कर देता है। डब्ल्यू वाइफ बिहाइंड हिज वाइफ, यानी कि बिहाइंड हिज वाइफ ऑन दिस स्टैब्ड ए, यानी कि जो उसका साला है वो ए हस्बैंड को वो चाकू से उसकी हत्या कैद कर देता है। तो क्या वहां पर इसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? X is guilty of committing murder. X is guilty of committing culpable homicide not amounting to murder. Option 3, X had right of private defense of person, so he is not guilty of any offense. And option 4, none of the above. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A had the right of the private defense of person, so he is not guilty of any offense. क्योंकि जो उसका हस्बैंड है वो क्या कर रहा था? उसका जो हस्बैंड है वो उस व्यक्ति को बलपूर्वक उसका अपहरण कर रहा था, किडनैपिंग कर रहा था। तो किडनैपिंग के अगर कोई ऑफेंस किडनैपिंग करता है या फिर ऑब्जेक्शन करता है, वहां पर प्राइवेट डिफेंस ऑफ क्या है, किसी व्यक्ति को उसको मृत्यु कैद कर देगा। ये आपका पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा या तो केस पूछ लेगा, किस केस में ये बोला गया था। तो आपको याद रखना, बिशंभर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का ये फैक्ट है, बिशंभर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है ये, इसी का ये फैक्ट है ये कि ए अपने ससुराल जाता है अपनी वाइफ को लाने, वाइफ वहां से आने से मना कर देती है, तो वो उसको खींचने लगता है और जब उसको वहां से ऑब्जेक्शन करता है, किडनैपिंग करता है, तो दूसरा जो व्यक्ति रहता है उसका भाई या फिर उसका पापा उसको वहां चाकू से उसकी हत्या कैद कर देता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि एक्स हैड द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन, सो ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, which following sets of sections of IPSC even death can be caused in exercise of right of private defense of person and property। इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेक्शन 100 और 103 में आपको डेथ कॉज करने का भी राइट मिला हुआ प्राइवेट डिफेंस में। क्वेश्चन नंबर 45, ए प्रीस्ट हु solemnized an illegal marriage intentionally and thereby facilitated such marriage is liable for abatement by। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
वो जो प्रीस्ट होगा क्या कर रहा है, इंटेंशनल एड कर रहा है वो। और ये किस सेक्शन में बताया गया इंटेंशनल एड, सेक्शन आपका 107 डील करता है अबेटमेंट ऑफ थिंग, किसी बात का जो दुष्प्रेरण होगा उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, इंस्टिगेशन भी हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी होगी और इंटेंशनल एड, ये 3 चीजें शामिल होती है। यानी जब कोई पुजारी कोई इलीगल मैरिज को सोलेमनाइज करता है तो वो अबेटमेंट का दोषी होगा। और ये उसका क्या है, इंटेंशनल एड, यानी कि इंटेंशनली उसमें वो सहायता कर रहा है ये। और ये इंपॉर्टेंट एक जजमेंट था, ये जजमेंट शायद एम्परर वर्सेस रूमी, हाँ लिख लीजिए, एम्परर वर्सेस रूमी का ये फैक्ट है ये, ठीक है। ये एम्परर वर्सेस रूमी का फैक्ट था कि एक जो ब्राह्मण था, प्रीस्ट था, उन्होंने इलीगल मैरिज करवाया तो कोर्ट ने ये कहा कि वो अबेटर का दोषी पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर इंटेंशनल एड का वो दोषी यानी कि अबेटर का दोषी होगा ये, एम्परर वर्सेस रूमी, सही से लिख लीजिए रूमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं। अंडर इंडियन पीनल कोड व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ टू कॉन्स्टिट्यूट द अबेटमेंट इट इज, यानी कि अबेटमेंट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए क्या जरूरी है। इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, नॉट नेसेसरी दैट एक्ट अबेटेड मस्ट बी कमिटेड, नेसेसरी दैट पर्सन अबेटेड मस्ट हैव द सेम इंटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जब कोई किसी व्यक्ति को अगर आप अबेटमेंट करते हैं, दुष्प्रेरण करते हैं, तो जरूरी नहीं कि वो एक्ट कमिट होना ही चाहिए, ठीक है। और सेक्शन 107 में अबेटमेंट बताया गया है, सेक्शन 108 में अबेटर बताया गया है, ये अबेटर 108। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग धीरे धीरे खत्म करते हैं अपना वीडियो। ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू सो, एज गिल्टी ऑफ। इसके पहले का जो इलस्ट्रेशन लोगों ने देखा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अबेटमेंट कर देता है, भले और व्यक्ति उसको मना कर देता है, लेकिन जो व्यक्ति अबेटमेंट कर रहा है वो अबेटर माना जाएगा सेक्शन 108 में। तो ठीक है, ये बेसिकली आपका सेक्शन 108 का एक्सप्लेनेशन 2 है, ठीक है, उसका ये इलस्ट्रेशन है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा, अबेटमेंट ऑफ कमिट मर्डर, यानी कि वो अबेटमेंट मर्डर कमिट करने के लिए अबेटमेंट का दोषी होगा, भले उस व्यक्ति ने ऑफेंस को कमिट नहीं किया। Question number 48. A incites B to beat C. Subsequently, A reaches the place where B is beating C. A is liable under. यानी कि A ने किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अबेटमेंट के लिए उसको दुष्प्रेरण किया, और जब ऑफेंस वो व्यक्ति कमिट कर रहा था वो भी वहां पर पहुंच गया। तो ये सेक्शन 114 में बताया गया है कि अपराध कमिट करते समय जो अबेटर की उपस्थिति होती है वो सेक्शन 114 में बताया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं। ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी ए फॉरेनर इन पाकिस्तान टू कमिट मर्डर इन पाकिस्तान, बी कमिट्स मर्डर इन दिस केस, क्या है, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, ए इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, ए इज लाइबल टू कमिटिंग मर्डर, एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर, यानी कि ए क्या है, भारतीय है, वो इंस्टिगेट करता है किसी पाकिस्तानी को कि वह ऑफेंस कमिट करे पाकिस्तान में, तो वह अबेटमेंट का दोषी पाया जाएगा। और 21 सेक्शन के थ्रू पाया जाएगा दोषी, तो सेक्शन 108 ए में बताया गया है कि जो अबेटर इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेज आउटसाइड इंडिया, यानी कि कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट करता है ये इंडिया में रहकर किसी दूसरे देश के व्यक्ति को दुष्प्रेरण करता है, तो आपका ये सेक्शन 108 के अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान किया गया है। और ये सेक्शन 108 जो है आपका, ये आपका गणपत राय वर्सेस रामचंद्र के केस के डिसीजन के द्वारा इसको सेक्शन 108 में इसको जोड़ा गया है, याद रखिए, गणपत राय वर्सेस रामचंद्र के केस के बाद इसको सेक्शन 108 में जोड़ा गया है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस वीडियो का। A with the intention of murdering Z instigates B, a child below 7 years of at age, to do an act which causes Z's death. B, in consequences of instigation, did the act in the absence of A, thereby causes Z's death. What offenses has been committed by A? तो A कौन सा offense यहाँ पर कमिट कर रहा है ये, तो ऑप्शन 4 कमिटेड मर्डर, यानी कि वो मर्डर का ऑफेंस कमिट कर रहा है ये। और ये आपका किस सेक्शन बताया गया है, आपका सेक्शन 115 का ये रजिस्ट्रेशन है, यानी कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण अगर कोई व्यक्ति करता है, इवन दो अपराध नहीं कमिट होता फिर भी वह
मर्डर यानी कि उस सजा का, उस ऑफेंस कमिट करने के लिए उसको ट्रायल किया जाएगा और इसकी सजा कितनी है, 7 साल की सजा का प्रावधान 115 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, तो ये आपका एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास प्रश्न है। बाय व्हिच क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट द प्रोविजन ऑफ एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड और अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड वाज एडेड इन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि राइट किस, सबसे पहले तो आप ये किस अमेंडमेंट के थ्रू आपका एसिड अटैक को जोड़ा गया है ये बताइए, और किस सेक्शन में ये बताया गया कि किस सेक्शन में और कौन सा ये पॉइंट था जिसमें ये चीज बताई गई कि एसिड अटैक को जोड़ा गया है। तो आपको सेक्शन से बताना है और साथ में ये इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, 2, 3 और 4। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए, इस तरह हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। हालांकि समय ज़्यादा लग गया, लेकिन फैक्ट ज़्यादा थे, क्वेश्चंस ज़्यादा थे, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर थोड़ा आप टाइम देख के थोड़ा चीज़ों को अगर आप नोट करते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपका अबेटमेंट्स, जितने अबेटमेंट तक के जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, केस लॉज हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो लगभग मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर कर दी है। आप देखेंगे कि आपका जो एग्जाम्स होंगे लगभग क्वेश्चंस यहाँ इसमें पूछे जाएंगे। हम कोशिश करेंगे आगे वाले वीडियो में कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आगे के हम उसको डिस्कस करें, और ऐसे डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, डीपली, यानी कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप टाइम दें तो आपके समय का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। और मेरी कोशिश ये, मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नोट और नोटबुक लेके बैठा करिए और एग्जाम के पहले इन सारी चीज़ों को याद करके लिख के रखिएगा, और एग्जाम के 2 दिन पहले आप 1 लाइनर इसको याद करके जाइएगा। देखिए सारे क्वेश्चंस आपको सीधा आपको इन क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी मिलेंगे।